बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे पाठ 12 भारतीय लोकतंत्र। इसके पहले भाग में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, उसके लक्षण के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले माध्यम कौन कौन से। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले माध्यम कौन कौन से। तो चलिए शुरू करते हैं। जनमानस को जागृत करने के लिए और लोकमत तैयार करने के लिए, ठीक है, तो देखो अब हम माध्यम देखेंगे। जैसे आप देखते हो ना कि कोई हमारे पास कोई सूचना होती है वो अलग अलग माध्यम से आती है, टीवी से आती है, कभी हमारे फ़ोन में मैसेजेस आते हैं, कभी हम समाचार पत्र से पढ़ते हैं, वैसे ही। तो जनमानस को जागृत करने के लिए तथा लोकमत तैयार करने में प्रचार प्रसार के माध्यम आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हो ना कि प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये किसके माध्यम से कर रहे हैं हम लोग? ये माध्यमों के माध्यम से कर रहे हैं। आधुनिक समय में लोगों तक अपनी बात या विचार को पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग हो रहा है। देखो, पहले तो अपने विचारों को या बात को पहुंचाने का एक ही माध्यम था, दूरदर्शन या आपके पत्र जो हम लिखते थे, तो उसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन आधुनिक समय में आपने देखा है ना, कुछ ही सेकंड में हम अपनी बातों विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इन माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। अब इन माध्यमों को भी दो भागों में बांटा है। ठीक है, आधुनिक समय में लोकमत के निर्माण में मुख्य सहायक माध्यम नीचे दिए गए। अब लोकतंत्र में कौन कौन से माध्यम है जो मुख्य है? एक तो आपका है मुद्रित माध्यम, दूसरा है बीजाणु या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक को इन्होंने क्या नाम दिया है? बीजाणु। पहला है आपका मुद्रित माध्यम। आधुनिक समय में देश और दुनिया की घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, समझ सके, इसके लिए दैनिक समाचार पत्र, दैनिक मतलब रोज, आपके घर पे रोज आता है ना कोई समाचार पत्र, साप्ताहिक मतलब पूरे सप्ताह का एक, पाक्षिक मतलब पूरे मास का, तथा निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का भी विशेष महत्व होता है। अलग अलग पत्रिकाएं भी आती है उसके साथ साथ। तो ये सारे माध्यम आपके कौन से होते हैं? मुद्रित माध्यम होते हैं। ऐसे माध्यमों में छपकर वो आने वाली जानकारी को पढ़कर जानकारी प्राप्त करके अपने अभिप्राय के साथ बात को स्वीकार या अस्वीकार करते। अब हम क्या करते हैं, ये जो माध्यमों में आपने देखा है ना छपकर आते, जैसे अभी ये किताब आपकी छपकर आई है तो ये मुद्रित माध्यम हुआ। तो हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है। ऐसा ही करते हैं ना न्यूज़, अगर कोई समाचार आपके समाचार पत्र में आते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ये बात सही है, ये बात गलत है। ठीक है, स्वीकार करते हैं। विविध विचारधाराओं के लोग एक ही बात को पढ़कर अलग अलग सारांश प्राप्त करते हैं। अब अलग सबकी सोच अलग अलग होती है तो सब अलग अलग उसका मतलब निकालते हैं, ऐसा होता है। छपी हुई एक ही प्रकार की जानकारी के संदर्भ में लोग अपना अपना व्यक्तिगत अभिप्राय प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते। जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही, तो कुछ लोगों की धारणाएं अलग है, कुछ की उसके लिए प्रति धारणाएं अलग होती या नहीं होती। इन अभिप्रायों की जानकारी सत्य, तटस्थ तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह युक्त ना हो, यह अति आवश्यक है। अब वो जो कहानी है वो झूठी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी पूर्वग्रह के साथ छापी गई है तो गलत लोकमत निर्मित होने की संभावना होती है। अब लोकमत के बारे में ये जो जानकारी अगर गलत है तो जो लोकतंत्र बनेगा वो गलत होगा, गलत लोकमत निर्मित होगा और लोगों के अंदर गलत मत क्या होगा? निर्मित होगा। और सरकार अपनी सिद्धियां सरकार को ही बताए और अपनी गलतियां, निष्फलताओं या कमियों को छुपा ले, ऐसा ना हो। इसलिए अखबारी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। अखबारी मतलब समाचार पत्र का की स्वतंत्रता होने का आवश्यक है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, उसका सही जानकारी लोगों को मिले। हमारा देश भाषा, संस्कृति और प्रादेशिक विविधताओं वाला देश है ना। हमारा देश है ना विविधता में एकता वाला देश है, के कारण देश की विविधताओं के बीच प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय समाचार पत्र आज अधिक लोकप्रिय बने हैं ना। सब जगह अलग अलग भाषा का, जैसे गुजरात में गुजराती में आता है, हिंदी में हिंदी माध्यम में आता है, जहाँ मराठी बोली है वहाँ मराठी भाषा के अंदर समाचार पत्र आते हैं, वो अधिक लोकप्रिय है। इन कारणों से लोकमत को जागृत करने के ये माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा माध्यम? मुद्रित के अंदर समाचार पत्र। जहाँ साक्षरता का प्रमाण कम हो, ऐसे देश या प्रदेशों में मुद्रित माध्यम लोकचक को जागृत करने में असकारात्मक साबित नहीं हो पाता। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मुद्रित माध्यम के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मुद्रित माध्यम साक्षरता, जहाँ कोई लोग पढ़े लिखे ना हो वहाँ पर।
ठीक है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, निरक्षर होते, तो वहाँ पर वो समाचार पत्र नहीं कर पाते, तो ये वहाँ पर सही अच्छा साबित नहीं हो पाता। इसके बावजूद मुद्रित साहित्यों के प्रभाव के कारण आज विविध संगठन, औद्योगिक समुदाय, राज्य पक्ष अपने दैनिक पत्र और अखबारों को प्रकाशन करने लगे। सरकार द्वारा अनेक प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों का भी प्रकाशन किया जाता है। दूसरा आपका है बीजाणु या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। लोकमत जागृत करने के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, तो रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे दृश्य मतलब देखने वाले, श्रव्य मतलब सुनने वाले माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ निरक्षरता का प्रमाण अधिक हो वहाँ यह माध्यम अधिक असकारक सिद्ध होता है, वो भी नहीं देख और समझ पाते हैं। वर्तमान समाचार पत्र तथा सामयिक की अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का अधिक महत्व दिखाई देता है। देखो आपने देखा ना, रेडियो पर भी हमको समाचार मिलते हैं, टेलीविज़न में हम देखते हैं, टीवी में देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण उसी समय रेडियो और टेलीविज़न द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, तो कौन से स्थान पर कितने केस है हम देख सकते हैं ना, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो। धारावाहिकों, नाटकों और फिल्मों द्वारा मनोरंजन के साथ अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, शोषण, गरीबी जैसी सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं, अन्य समस्याओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करके लोकमत को जागृत किया जाता है। लोकमत को कैसे जागृत किया जाता है कि इन सारी कुरीतियों के बारे में या तो कोई पिक्चर बनाए या कोई नाटक या कोई ऐसी सीरियल आपने देख रखा है ना, ऐसी सब बनाकर करते हैं। आधुनिक युग में टेलीविज़न के उपरांत इंटरनेट के आगमन एवं उसके प्रसार से लोग घर बैठे, अब देखो पहले तो टेलीविज़न था, अब क्या है, सबके पास मोबाइल आ गए, इंटरनेट की सुविधा आ गई, तो घर बैठकर ही वो क्या करते, समाचार, धारावाहिक, नाटक और फिल्मों का आनंद उठा रहे। मोबाइल में आज सब कुछ चलता है। आज इस माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो रही विकृत, विस्त्व तथा हिंसा का मानव समाज पर विपरीत असर भी हो रहा है, तो उसका पूरा प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य प्रसारण ना हो, उस पर नियंत्रण लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब कोई उसके ऊपर उसका गलत उपयोग ना करे, गलत जानकारी का प्रसारण ना करे, उसके लिए यह आवश्यक हुआ है। संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाले भितस्व और हिंसक कार्यक्रमों के विरुद्ध राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन यथायोग्य समय पर आंदोलन करें और लोकतंत्र में स्वागत योग्य हो। समय समय पर लोगों को बताना चाहिए। जैसे कश्मीर में हुआ था, जब वहाँ पर उसको घोषित किया गया था, तब इंटरनेट सुविधा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी या नहीं कर दी गई थी, ताकि लोग एक दूसरे को उकसाए नहीं। आजकल तकनीकों का विकास इतना तेजी से हो रहा है कि इंटरनेट तथा सेलफोन द्वारा लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपने विचारों को फैलाने का कार्य कर रहे हैं ना। इंटरनेट से और सेलफोन, मोबाइल से लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातचीत करते हैं और अपनी बातों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आज लोकमत जागृत करने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है। टेलीविज़न, रेडियो, स्थानीय रेडियो यानी SMS और लोकमत को जागृत करने के लिए विशिष्ट माध्यम है। आधुनिक समय में रेडियो के बारे में तटस्थ जानकारी के बिना भी घटनाओं को सूचनाएं शीघ्रता से फैलाई जा रही है। गलत जानकारियों के आधार पर गलत लोकमत के निर्माण का भय रहता है। होता है या नहीं होता? अगर गलत जानकारी है तो हमारे फैसले गलत होंगे या नहीं होंगे? संचार माध्यम के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से यही सही लोकमत जागृत करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जागने के लिए सर्वे किया जाता है। अब सर्वे क्यों किया जाता है कि भाई उनके तक सही जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं हुई, उसको जानने के लिए किया जाता है। चुनाव के समय ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। ओपिनियन पोल हमेशा सही और विश्वसनीय नहीं होती, ये खाली अपना ओपिनियन होता है कि ये भाई इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये पार्टी जीतेगी। आज के समय में संचार माध्यमों का स्थान कैसा है? महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों और सरकार को धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। लोगों की बात, विचार या जानकारी सरकार तक पहुंचे और सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम बहुत उपयोगी है। अब सरकार ने कौन सी सेवा लागू की है वो हमें किसके माध्यम से पता चलती है? इन माध्यमों से। किससे? मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और हमारी कुछ समस्याएं होती है उनको भी इस माध्यम से पता चलती है। आज रेडियो का कार्य क्षेत्र दूरस्थ तथा आंतरिक प्रदेशों तक फैला हुआ है। केवल श्रव्य माध्यम से होने के कारण रेडियो असकारात्मक माध्यम नहीं बन पाया है। रेडियो
की तुलना में टेलीविज़न पर होने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने पर संचार माध्यम में अधिक लोकप्रिय बने हैं। लोकतंत्र में जनता पहले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, ऐसी अपेक्षा रखी गई है कि भाई राष्ट्रहित के लिए जनता पहले किसको देखे, राष्ट्रहित को देखे और फिर ही वो क्या करे, अपना मत दे। आया समझ में? तो ये तो आपके क्या था, लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने के माध्यम। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र के प्रकार। के लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार है। विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है या लोगों द्वारा चुने गए शासन। लोकतंत्र के प्रकार। विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भिन्नता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सब जगह लोगों की धारणाएं अलग अलग होती है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय मतलब सेंट्रल। अमेरिका जैसे देश में अध्यक्षतक लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र, इन दो मुख्य प्रकारों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है संसदीय। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। इसमें लोकसभा में जिस पक्ष तथा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, नेता को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब लोकसभा में जिसका सबसे ज्यादा मत आए हो, प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है। यह संसदीय सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है। अब ये किसके प्रति जवाबदार होती है? लोकसभा। हमने लोकसभा के बारे में अध्याय 10 में पढ़ा था। जब तक सरकार को लोकसभा पर विश्वास मत प्राप्त होता है, तब तक वह सत्ता पर रह सकती है। दूसरा है अध्यक्षीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यह लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करती है। अब अमेरिका वगैरह में देखो, जनता चुनाव करती है, वहाँ संसदीय लोकतंत्र नहीं है। अध्यक्ष संविधान में निर्धारित समय तक सत्ता पर रहता है। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो आपको ये शासन व्यवस्था समझ में आई। धन्यवाद बच्चों। जब आपका लोकतंत्र में चुनाव आयोग। अब लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग क्या क्या करते हैं और कैसे मतदान होता है। हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। मैंने अभी पहले ही आपको पढ़ाया था पहले वाले लेक्चर में कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा मत देने वाले लोग हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया का नियमन, संचालन और निरीक्षण करने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है कि चुनाव को कैसे करवाना है, किस हिसाब से करवाना है, उसको कैसे देखना है, उसकी देखरेख का सारा कार्यभार चुनाव आयोग का होता है। देश का लोकतंत्र जीवित रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना आवश्यक है। अब देखो, यदि चुनाव आयोग के अंदर ही कोई गड़बड़ होगी तो क्या होगा, हमारे देश में ना तो निष्पक्ष कोई फैसला आएगा या कुछ नहीं होगा। तो इसको निष्पक्ष रहना है, किसी भी पक्ष में नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरियों की शर्तें, जिम्मेदारियों से मुक्ति या हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान किए। अब चुनाव में जो आयुक्त होते हैं उनकी कौन कौन सी नियुक्ति, उनकी योग्यताओं को दिखाया जाता है, उनको नौकरी की शर्तें बताई जाती है, उनको उनकी जिम्मेदारियां और सब कुछ बताए जाने का प्रावधान संविधान में। जैसे आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो आपको भी उसके नियम और सब बताते या नहीं बताते। जैसे आप स्कूल में जाते हो, अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विद्यालय जाते हो, तो विद्यालय के अंदर आपने देखा ना, आपके कुछ नियम होते हैं कि आपको आपके स्कूल ड्रेस में ही जाना है, प्रॉपर जाना है, आपको बैग लेके जाना है, पढ़ाई करनी है, अनुशासन में रहना है। वैसे इसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं। संसद राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता चुनाव आयोग की है। हमारे देश का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब हमारे देश में चुनाव किसके द्वारा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है। विधानसभा या संसद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे विसर्जित करके फिर से चुनाव कराया जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, विधानसभा या जो संसद होता है उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर क्या होता है, उसे विसर्जित कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है और वापस चुनाव करवाया जाता है। हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है। किसी की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट को भरने के लिए, आयोजित करने के लिए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। देखो, चुनाव 5 साल में होता है, लेकिन कोई मर गया या किसी ने इस्तीफा दिया तो उसको भरने के लिए एक छोटा सा चुनाव होता है, जिसे हम चुनाव का उपचुनाव कहते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करना,
चुनाव चिन्ह प्रदान करना आदि तमाम कार्य चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। आपने देखा है ना, सबके अपने ना नाम होते हैं भाई, सब अपना क्या करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं। आप भी विद्यालय में अपना फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपकी लिस्ट जारी होती है तो वो भी क्या करते हैं, उम्मीदवार अपना फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म की अंतिम तारीख क्या होती है, उसके आधार पर कौन कौन से लोग चुनाव के लिए मतलब है ना घोषित हुए, उनका नाम लिखा जाता है। एक लिस्ट बाहर आती है और उनके चुनाव के चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो, जैसे बीजेपी का आप देखो हाथ है, कांग्रेस का क्या है फूल, अरे बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है, सॉरी बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है। कांग्रेस का क्या है, आपका हाथ है। किसी की साइकिल होती है, झाड़ू, उन चुनाव क्या है, उस चुनाव का चिन्ह और ये सब वो निर्धारित करते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय भी आचार संहिता लागू की जाती है ना। आचार संहिता वह होती है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रूल लागू नहीं होता, ना कोई परीक्षा की जाती है। सरकार आचार संहिता के अमल के दौरान लोकमत को प्रभावित करने वाली नीति विषयक निर्णय और लाभकारी घोषणाएं नहीं कर सकता। चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य तथा योजना के अलावा विविध समस्याओं और उनके निवारण के संबंध में वे अपने या राजनीतिक दल के नजरिए को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में गुप्त मतदान। हमारे देश में संपूर्ण गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। करते या नहीं करते, गुप्त मतदान मतलब हम हमारा मत को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। भारत के संसद का चुनाव भी विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है। चुनाव के समय विविध पक्ष, संगठन और अपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते या नहीं होते। जैसे एक साइड बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी और सब कुछ, सभी अपने विचारों से किए गए कार्यों तथा भविष्य संबंधी आयोजन मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सब बोलते हैं ना कि आप हमें वोट दो, हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय के बिना मतदान करे, यह अपेक्षित है। यह उपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी तरह का ना लोभ रखे, ना लालच रखे, ना भय। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुप्त मतदान को महत्व दिया गया है। मतदाता को अपना मत गुप्त रखने का अधिकार दिया गया। अब आप किसको मत दे के आए हो, किसको वोट दे के आए हो, आपको किसी को बताना नहीं है। आपके पास अधिकार है कि आप उसको गुप्त रख सको, मतलब छिपा रखा सको। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है, यह उससे नहीं पूछा जा सकता। चुनाव आयोग की अद्भुत प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत गुप्त रहता है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही भी चुनाव में मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई। वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ये सबका अधिकार है मतदान देने का, तो ऐसी सुविधा भी चुनाव आयोग ने की है। मतदान करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है। पहली है मत पत्रों द्वारा मतदान, जैसे एक तो होता है जो आप वहां जाकर ये मत पत्र है उसके द्वारा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी सब जगह कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन जो सिपाही वगैरह है जो दूर है, वो अपना मत किसके द्वारा भेजते हैं, मत पत्रों के द्वारा। मतपत्र द्वारा होने वाला मतदान में मतों की गिनती में समय अधिक लगता है ना, वो पूरे पेपर गिनो। और आधुनिक समय में ईवीएम का चुनावों से क्या होता है, जल्दी से है ना गणना की जा सकती है। इस मशीन के कारण मत गणना में शीघ्रता और सरलता रहती है। मानव श्रम और समय की भी क्या होती है, बचत होती है। कागज की बचत के कारण पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो पाता है। क्यों, जितने कागज तो कितने पेड़ काटने पड़ेंगे। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवार में से किसी भी एक भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता, तो अभी नोटा, आपने देखा है ना, एक नया आया है जिसे हम कहते हैं नोटा, नन ऑफ दी अबव, नोटा का उपयोग कर सकता है। आपको किसी को भी वोट नहीं देना है तो आप नोटा पर कर सकते हो। नेक्स्ट है लोकतंत्र और राजनीतिक दल पक्ष। हमारे देश में बहुदलीय लोकतंत्र होने के कारण देश में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल है या नहीं है। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग में कुछ निश्चित धाराएं निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग नीतियां तथा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। ये चुनाव के कारण ही होता है। जो राजनीतिक पक्ष कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहा हो, उन 4 राज्यों में हुए अंतिम चुनाव के कुल मतदान के आधार पर 4% मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय दल तथा अन्य को प्रादेशिक दल में मान्यता होती है। 4 राज्यों में से अगर चारों में अगर वो है तो उसको राष्ट्रीय दी जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2014 तक देश में 1593 राष्ट्रीय दल नामांकित है। कितने राष्ट्रीय दल है, 1593।
गत वर्ष 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा NIC तथा भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी BJP मुख्य दल है। ये दो दल हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसे दल भी अलग अलग है। उसके अलावा शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तथा आम आदमी पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल जैसे प्रादेशिक पक्ष भी, ये सारे जो है वो सब आपके प्रदेश के होते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है, जबकि अनेक प्रादेशिक दल राष्ट्रीय दलों की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार बनाने वाला, सत्ता भोगने वाला पक्ष, सत्ता पक्ष तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोध पक्ष कहलाता है। विरोध पक्ष सरकार का नीति विषयक लोकतंत्र के रूप में विरोध दर्शाते हुए लोकमत जागृत करने का कार्य करता है। सब बोलते हैं कि BJP वाले तो ये नहीं कर रहे, कांग्रेस वाले ये नहीं कर रहे, एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर सरकार को सहकार दे, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है। अब आपको देखना है कि समाज के हित के लिए आपको किसको मत देना है। सत्ताधारी पक्ष तथा विरोध पक्ष के संतुलन संबंधों पर लोकतंत्र की सफलता का आधार होता है। असकारात्मक तथा सबल विरोध पक्ष जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र एक रथ है, सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष उस रथ के दो पहिए। अब पहिया एक पर तो, रथ एक पर तो नहीं चल सकता, दो पहिए चाहिए, तो यहाँ दो पहिए किसके बताए, एक सत्ताधारी पक्ष और एक विरोध पक्ष। यही होगा तो ही लोकतंत्र हमारा जीवंत रहेगा। आया समझ में? इसका अभ्यास अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।